देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। 17-18 साल पहले जाने माने लेखक और पत्रकार अरविंद एन दास ने लिखा था, बिहार विल राइज फ्रॉम इट्स एशेज, यानी बिहार अपनी राख में से उठ खड़ा होगा। एक बिहारी की नज़र से पढ़ें तो वो एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक प्रार्थना लगती है। लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ सालों के बाद यानी 2004 में बिहार को देखा तो यही लगा मानो वहाँ किसी बदलाव की उम्मीद तक करने की इजाज़त दूर दूर तक नहीं थी। मैं 2004 के बिहार की तुलना सम्राट अशोक और शेर शाह सूरी के बिछाए राजमार्गों के लिए मशहूर बिहार या कभी शिक्षा और संस्कृति की धरोहर के रूप में विख्यात बिहार से नहीं कर रहा हूँ। पटना से सहरसा की यात्रा के दौरान मैं तो यही नहीं समझ पा रहा था कि सड़क कहाँ है और खेत कहाँ है। सरकारी अस्पतालों में गया तो ज़्यादातर बिस्तर खाली थे, इसलिए नहीं कि लोग स्वस्थ हैं बल्कि इसलिए कि जिसके पास जरा सी भी कुव्वत थी वो निजी डॉक्टरों के पास जा रहे थे। इक्का दुक्का ऑपरेशन टॉर्च या लालटेन की रोशनी में होते थे, क्योंकि जनरेटर के लिए जो डीजल सप्लाई पटना से चलती थी वो सहरसा पहुँचते पहुँचते न जाने किस रास्ते पर सूख जाती थी। मैं यहाँ पर किसी सरकार की तारीफ़ या किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, उस बिहार की जिस बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है और जहाँ पर रास्ते में गड्ढा भी है। एक ज़माना था जब लालू प्रसाद यादव, जो कि 15 साल से सीधे या परोक्ष रूप से सत्ता पर काबिज थे, कुछ सालों बाद यानी कि 2010 की अप्रैल में फिर से बिहार जाने का मौका मिला तो काश मैं कह पाता कि नीतीश के बिहार में सब कुछ बदल चुका था और बिहार भी शाइनिंग इंडिया की तरह चमक से दमक रहा था। परेशानियां अभी भी थीं, लोगों की शिकायतें भी थीं, लेकिन कुछ नया भी था। अर्थव्यवस्था तरक्की के संकेत दे रही थी। हर दूसरा व्यक्ति कानून व्यवस्था को खरी खोटी सुनाता हुआ नहीं दिख रहा था या अपहरण उद्योग की बात करता नहीं दिख रहा था। दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल पर सवार होकर घर लौटती बेटियां मानो भविष्य के लिए उम्मीद पैदा कर रही थीं। डॉक्टर मरीजों को देखने घर से बाहर निकल रहे थे, शायद उन्हें अब ये डर नहीं था कि निकलते ही कोई उन्हें अगवा कर लेगा। किसान खेती में पैसा लगाने से झिझक नहीं रहा था, क्योंकि बेहतर सड़क और बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे बाज़ारों तक उनकी पहुँच बढ़ा रही थी। कम शब्दों में कहूँ तो लगा मानो बिहार में उम्मीद को इजाज़त मिली है, और एक बिहारी होने के नाते ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है। इस चुनाव में नीतीश कुमार समेत सभी राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ दांव पर है, बल्कि लालू राबड़ी दंपति का पूरा राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव से तय हो सकता है। लेकिन बिहारियों के लिए दांव पर है उम्मीद। उम्मीद की शायद अब बिहार का राजनीतिक व्याकरण उनकी जात से नहीं बल्कि विकास के मुद्दे तय करेंगे। इस बात से भी नहीं कि नीतीश जीतेंगे या तेजस्वी जीतेंगे। उम्मीद है तो सिर्फ इस बात की कि क्या बिहार से पलायन रुक पाएगा। उम्मीद है कि बिहारी होने का मतलब सिर्फ भाड़े का मजदूर बनना नहीं रहेगा। उम्मीद है कि भारत ही नहीं दुनिया के किसी कोने में बिहारी कहलाना सम्मान की बात होगी। चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो, अगर वो बिहारियों को इज्जत नहीं दिलवा पाते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का। और मुख्यमंत्री कोई बने, मेरी उम्मीद बस यही है कि जिस उम्मीद की इजाज़त बिहारियों को पिछले कई सालों से नहीं मिली है वो अब उनसे छिन भी न पाए। जी हाँ, कहने का साफ मतलब यही है कि बिहारियों को बिहार में रोज़गार मिल पाए, बिहार के बच्चों को दिल्ली और बम्बई जाकर पढ़ाई न करने पड़े, बिहार के लोगों के लिए आईटी हब बिहार में बने, जिसकी तैयारी भी शायद अब शुरू हो गई है। बिहटा हो या राजगीर, हर जगह बात यही चल रही है कि अब बिहार में आईटी क्षेत्र बनेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं बिहारियों को इससे फ़ायदा होगा। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ। नेता कोई बने, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बिहारियों को रोज़गार बिहार में मिले और बिहार की तरक्की हो। जो बिहारी दूसरे राज्यों में रहकर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बिहार में रह के करें और बिहार की इज़्ज़त बढ़ाएं और बिहार के लिए वो काम करें, जिससे बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है।